नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा में वोटर लिस्ट के मामले में नया तूड़ पकड़ लिया है। दरअसल विपक्षी दल जिन राज्यों में हार रहे हैं वहां वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटने और नए नाम जोड़ने का मुद्दा उठाया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा खूब गरमाया था और अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले वहां की मतदाता सूची में इतनी बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को जोड़ा गया जो कहीं से भी उपयुक्त नहीं लगता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोटर लिस्ट में गंभीर विसंगतियों का दावा करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस पर चर्चा को जरूरी करार दिया है, जिसने एक बड़ी बहस का भी रूप ले लिया है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने लोकसभा में मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम काटे और जोड़े गए हैं। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ साठगांठ करके सूची में हेराफेरी कर रहा है, इसलिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। राहुल की इस मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं बनाती है। आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं तो अच्छा होगा कि संसद में इस विषय पर चर्चा हो। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो मिलकर पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष शासित हर राज्य में, खासकर महाराष्ट्र में साफ साफ सवाल उठे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर सिर्फ ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा कराई जाए। ये इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, दो कमरे में 50-50 वोट बनाने हैं और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये मॉडल शुरू हुआ कि आपने हेरा फेरी की है वोट्स की, 5 महीने के अंदर 40 लाख वोटर्स ऐड किए हैं। एक ही रेजिडेंशियल कॉलोनी में 7,000 वोटर्स को ऐड किया है। लास्ट 1 आवर में 1 घंटा जो इलेक्शन वोटिंग का रह जाता है उसमें 76 लाख वोटर आ जाते हैं। अभी तक ना टोकन प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ना कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रल रोल्स भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। वही फिर हमने दिल्ली में देखा, जो आम आदमी पार्टी ने लगातार उदाहरण के साथ सामने लाए थे, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब सामने आ रहा है वेस्ट बंगाल में किस तरीके से हेराफेरी चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि इस पे ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। आज एक वोटर का सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग राइट ही है। अगर उसको भी आप डाइल्यूट कर देंगे, उसको भी आप नलिफाई कर देंगे, ये कहाँ तक लाजमी है। तो फिर आप कह ही दीजिए कि डेमोक्रेटिक मॉडल इज नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इज नॉट वोटिंग नॉट वर्किंग फॉर दिस कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित कर दें कि ये बने रहेंगे प्रधानमंत्री जब तक उनका मन करेगा। इस तरीके से नहीं चलता है। इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए
और अगर जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है तो उसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की बनती है। देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने और टीएमसी ने भी दिया था और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। तीसरा, इसके अंदर एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह, खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे? ये जो है इलेक्शन कमीशन ने खुद ने सितंबर 2008 में कहा था कि एक व्यक्ति को एक ही वोटर्स आईडी मिलेगा, यूनिक आईडी मिलेगा। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने 2008 में कहा था। हम लोग लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मानता था। अब जब इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं कि हमें वोटर्स लिस्ट, पुरानी और नई दोनों की वोटर्स लिस्ट, हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाए, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन हमें इसको दे रहा है? इलेक्शन कमीशन क्या चीजें छिपाने की कोशिश कर रहा है? हम खुशी है कि जो सब्जेक्ट मैं उठाया था वो सब्जेक्ट कांग्रेस भी ले रहे हैं। वोटर लिस्ट को लेकर सचमुच में बहुत गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई है। ऐसे में चुनाव आयोग पर सत्ताधारी दल से साठगांठ का आरोप कितना जायज है? क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के विपक्ष के आरोपों का हल निकल पाएगा? और इन तमाम तथ्यों पर जानकारी जुटाकर क्या चुनाव आयोग अपने ऊपर लगे आरोपों से बच पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो वोटर लिस्ट पर आर पार है, कितनी जिम्मेदार सरकार है? सवाल तो है, देखिए, क्योंकि पहला मामला नहीं है, नया मामला नहीं है, बहुत बार से ये तस्वीरें आई हैं। हाल ही में दिल्ली इलेक्शन में ये मुद्दा जो था वो बहुत गर्माया। राहुल गांधी अभी भी इस चीज को ले रहे हैं, दूसरे स्टेट से भी बात आई है, टीएमसी ने भी सवाल उठाए हैं, महाराष्ट्र में ये चल ही रहा है। तो लगातार ये बातें जो हैं वो एक सवालिया निशान भी लगाती हैं, प्रश्न भी उठाती हैं। राहुल गांधी अब चाह रहे हैं इस पर तमाम तरीके से चर्चा हो जाए, तो क्या वो चर्चा होगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? वो किस तरह से अपनी बातों को रखेंगे, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन ये तो देखिए, आम जनता भी इस चीज को देख चुकी है बहुत नजदीक से। आप भी मतदान करने जब जाते होंगे, अचानक से नाम नहीं है, कभी नाम ऐड होता है, कभी हट जाता है, कभी लिस्ट से चले जाते हैं पहले जबकि आप वोट डाल चुके। तो ये जो एक परेशानी है, ये एक बड़ा विषय है, इस पर एक सार्थक चर्चा की जरूरत है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखेंगे अनीश गढ़वे। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष अब से कुछ देर में हमारे साथ रखेंगे सैयद मोहम्मद तकी, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, ये एक ऐसा विषय है, वोटर लिस्ट पर जो आर पार की ये लड़ाई है, संसद तक है, बहस हुई है, बात हुई है, एक जायज सी मांग है पूरे विपक्ष की, इस पर चर्चा करा ली जाए, इसका हल कैसे निकले, इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी का रुख है इसको लेकर? देखिए, सदन के सभापति और राज्यसभा जो होते हैं, उनकी संवैधानिक तौर पे वो जो प्रावधान करते हैं, या मान के चलिए वो लीडर होते हैं उसमें, वो एक गार्जियन होते हैं सदन के, जो कि चलाने का काम करते हैं। अब विपक्ष, ये बजट सत्र का आखिरी है, सेकंड हिस्सा है, और आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आया विपक्ष। क्या झारखंड में चुनाव हुए, उन चुनाव के रिजल्ट के कारण से कहीं विपक्ष ऐसा कर रहा है? ये भी एक प्रश्न कोई उठा सकता है।
लेकिन क्या प्लान के हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं? क्या विपक्ष को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आए और अपनी बात को रखे? जो चीजें पहले से ही जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, जो चीजें प्री डिसाइडेड हैं, उसमें बीच में आकर के आप और मतलब ये थोड़ा सा कभी कभी मुझे हास्यास्पद लगता है। और विपक्ष ये भी कहता है कि ये मामला निश्चित तौर पे चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पीछे ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी आपने चुनाव आयोग पे आपने प्रश्न किया तो उन्होंने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आपके प्रश्नों का जवाब दिया है। चाहे वो एपिक का मामला हो बंगाल में और चाहे वो ये मशीन का मामला हो, वो उन्होंने जवाब दिया। एक बार मुझे याद है उन्होंने करके रख दिया था कि आइए कोई हैक कर सकता है तो करके दिखाइए, विपक्ष का उस समय कोई नहीं गया। तो इस प्रश्न के इतिहास को अगर आप देखते हैं तो विपक्ष की क्या मंशा समझ में आती है? केवल आप अटेंशन डेविएट करना चाहते हैं या ये एक आखिरी औजार रह गया है कि सारा विपक्ष एकीकृत होकर के इसी पे सवाल उठाए और फिर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास हो कि नहीं पिछले जो चुनाव हुए हैं वो सब सही नहीं थे? आप आखिर में दर्शाना क्या चाहते हैं? क्या आप उसका हिस्सा नहीं थे? एक समय से पूर्व आप कहां सोए हुए थे? चलिए ठीक है, आप अब आए हैं, लेकिन सरकार की अपनी एक बाध्यता है। सरकार ने जो प्लान करके रखा है सरकार उसी हिसाब से चलेगी आगे। सदन और ऊपर से विपक्ष का विश्वास कितना है संसदीय प्रणाली में? देखिए 1991 से पहले जब दूरदर्शन नहीं प्रसारित करता था तो चलिए जो लिख दिया गया वो लोग मान लेते थे। आज तो देश के हर कोने में ये बातें पहुंच रही, वो भी सजीव प्रसारण हो रहा है चीजों का। तो विपक्ष के रवैये पे भी जनता एक बार के लिए कितना सहयोग करेगी, कितना समर्थन करेगी जनता इनके विपक्ष की इस मांग को? हालांकि जनता को समर्थन दिखाने का या ना दिखाने का अवसर केवल चुनाव में मिलता है, उसके अलावा तो जनता मूक दर्शक बनी रहती है। तो क्या ये मैसेज सही जा रहा है विपक्ष के की तरफ से जनता के समक्ष? क्या भाई आप क्या कर रहे हैं सही सदन में? ठीक है, तो चलिए ये ठीक है। प्रदीप जी वापस आऊंगी। प्रबल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं, बोले। हाँ, प्रबल जी देखिए, क्योंकि राहुल गांधी, टीएमसी, तमाम विपक्ष के लोग चाहते हैं कि इस पर एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जिस पर एक पहली बार नहीं बहुत बार इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, अमूमन अक्सर देखी गई हैं। महाराष्ट्र में मामला बहुत तेजी से है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा बहुत तेजी से सामने आया था जब इस तरह फर्जी वोटर लिस्ट की बात की गई थी, नाम जुड़ने और कटवाने की बात की गई थी। मूल प्रश्न ये है कि अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि सदन के अंदर का जो निर्णय होगा, जो उच्च पद पर हैं वो वहां की प्रणाली, संसदीय प्रणाली तय करेगी कि इस पर आगे क्या होना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो आज कोई नई बात तो नहीं है। पहले से जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस पर काम होता चला आ रहा है। आज इस वक्त पे ही इन चीजों को निकालने के मायने क्या हैं? देखिए राखी जी, पहली चीज तो ये है कि जिस हिसाब से चुनाव हो रहा है उस हिसाब से तो चुनाव आयोग का तो समझ लीजिए मेरे हिसाब से चुनाव आयोग मर चुका, चुनाव आयोग का पिंडदान बाकी रह गया। क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव क्यों होता है? चुनाव होता है कि आदमी को मतदान, जो व्यक्ति है, नागरिक है, उसको मतदान का हक है। सबसे पहले लोकतंत्र में एक मतदान ही है जिससे आप और हम सब मिलकर एक हमारा वोट बराबर है। कोई अमीर आदमी हो या देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, देश का गरीब, उसका वोट बराबर, उससे और उसी से सरकारें बनती है। अब आप जो है उससे वोटिंग राइट उसकी छीन लेते हैं। एक तरफ तो ये इलेक्शन कमीशन चलाता है कि मतदान करिए, मतदान ज्यादा करिए जाकर और ज्यादा मतदान करिए, दूसरी तरफ मतदाताओं की संख्या घटाता रहता है। लगातार देखा जा रहा है, ये ट्रेंड है पिछले 3-4 चुनाव से, लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के से जहां राज्य में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहा हो, चाहे महाराष्ट्र अभी करंट एग्जाम्पल है, 39 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए। भाई महाराष्ट्र 39 लाख वोटर्स कहाँ से आ गए? लोकसभा से लेकर और राज्य का जो चुनाव था विधानसभा, 39 लाख वोटर्स कहाँ से आ गए? हम तो यही मांग कर रहे हैं, 39 लाख वोटर्स कौन है बताओ हमें दोनों लिस्ट दो, हम जांच करें। हम नहीं करते हो, हम ही को करने को, हम करके बताते हैं। और एडीआर की रिपोर्ट आई है और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से 60-70 सीटों पर, 80 सीटों पर बेईमानी की गई है। तो ये लगातार दिल्ली में भी चुनाव में भी बहुत सारे वोटर्स काटे गए। हम लोग लगातार, हम लोग कांग्रेस पार्टी भी और विपक्ष भी से शिकायत करते रहे कि कोई सुनता नहीं। तो ये बताइए कि ये प्रक्रिया, चुनाव आयोग पहले स्वायत्त था, ये सब काम नहीं करता था।
चुनाव आयोग की सबका वोट काट दो, सबका वोटर का राइट था, वोटर का राइट छीनने का काम चुनाव आयोग कैसे करने लगा। तो ये जो पहले राजीव कुमार जो संघी था, संघ का सदस्य था, उसने ये सब काम शुरू किया। अब ये ज्ञानेश कुमार आए, अभी इनका पता नहीं है क्या करेंगे, मालूम नहीं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयुक्त का चयन किया जा रहा है, चुनाव आयुक्त का चयन भी बड़ा है विवादास्पद हो गया। कि पहले था कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे, 3 लोग मिलकर चुनेंगे। अब उसके बाद इन्होंने उसे कानून उसमें संशोधन ही करा दिया कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता तो 2:1 में किसी को चाहेंगे, जिसको नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो अपने किसी भी डमी आदमी को, किसी भी आदमी को बना देंगे चुनाव, जिसको वो चुनाव बनाएंगे वो उनके हिसाब से काम करेगा। और वही हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी और विपक्ष की हर पार्टी में हम लोग ये मांग करें, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में और विपक्ष के नेतृत्व ये मांग कर रहे हैं कि भाई इस पर तो चर्चा होनी चाहिए और उसको सुधार। अन्यथा क्या है कि लोकतंत्र पर ही सवाल उठने लगेगा। चुनाव आयोग पर सवाल उठना क्या कोई अच्छी चीज है क्या? ठीक है, अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन उठाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष नहीं है। वो चुनाव आयोग लोग देख रहे हैं। आप बताइए, चुनाव आयोग जिसमें टीएन सेशन थे, जिनसे लोग डरा करते थे, चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन, तो लोग उनका कितना रिगार्ड करते थे टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त हुए और उधर राजीव कुमार जैसे चुनाव आयुक्त हुए। तो आप बताइए कि क्या स्थिति है। तो आप भी समझ लीजिए, सरकारें किसी तरीके से बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी के बनाने का काम इस समय चुनाव आयोग कर रहा है। इसलिए जो है ये सब सारी चीजें हो रही है। ठीक है प्रबल जी, ठीक है, वापस आऊंगी। अनिश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अनिश जी, महाराष्ट्र में तो बहुत तेजी से तमाम चीजें हैं और राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया ही है। हालांकि अमूमन तमाम विपक्ष ने सवाल उठाए, जहां जहां विपक्ष आ रहा है उन तमाम स्टेट्स को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। होनी भी चाहिए क्योंकि ये चीजें किसी से छिपी नहीं है, होती तो हैं। लेकिन क्या पूरा का पूरा ठीकरा सरकार और चुनाव आयोग पर फोड़ देना ठीक होगा? प्रमाण मांगे जाते हैं, प्रमाण ही मांगे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी बात यहाँ रखी, देखिए, चुनाव की सबसे बड़ी धांधली जो देखी गई वो महाराष्ट्र में देखी गई है। अगर आप लोकसभा चुनाव का नतीजा देखेंगे, लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से महाराष्ट्र में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा गया। आप देखिए, एनडीए को 14 सीटें आई थी। आज विपक्ष के पास जितने एमपी नहीं है, उससे कम एमएलए चुन के आ गए। ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं आपको सबसे पहले अपना खुद का एक उदाहरण देता हूं। मेरे खुद के घर में 3 वोट, मैं यहाँ पे मीडिया पे कहता हूं, मेरे खुद के घर में 3 वोट वोटिंग के लिए जाते हैं। जब जाके पता चलता है पहले से ही कोई जाके वोट कर चुका है, जिसके मेरे पास प्रूफ है। देखिए, ये चीजें हो रही है। आज मृतक लोगों के नाम लिस्ट में है, लेकिन जिंदा लोगों के नाम लिस्ट से गायब है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बहुत अच्छे से कहा कि हमने उनका पिंडदान करना बाकी है। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पिंडदान कर चुका है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण कर चुका है, क्योंकि शिवसेना के केस में हमने इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत अच्छे से देखा है, कैसे वो बर्ताव किया जा रहा है महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। तो सबसे पहली बात, आप अगर चुनाव के नतीजे देखेंगे, अगर 5 बजे तक का नतीजा छोड़ दीजिए, चुनाव का दिन देखिए, 5 बजे तक 58% के आसपास वोटिंग, और आखिरी के 1.5 घंटे में जहां पे सिर्फ टोकन बांटे हुए होने चाहिए, टोकन का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। लाइन के जो लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही थी, जो वक्त के पहले पहुंच चुके थे, उनका कोई सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है कि हम ऐसा कोई फुटेज नहीं दिखा सकते। अब आप मुझे बताइए, ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन लोग आए, कौन लोग वोटिंग करके गए? और ये कम से कम आंकड़ा कम से कम 40 लाख के ऊपर का है, जहां पे महाराष्ट्र में एक सीट ऐसी है जहां पे 47 वोटों से एमपी गिर चुके हैं, 47 वोटों से सिर्फ। तो ये 40 लाख का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। अभी मैं आपको मैं सवाल पूछूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी यहाँ पे कोई है नहीं, चलो बात हमने तो बहुत बार सवाल पूछ चुके। मरकटवाड़ी जो सोलापुर जिले में है, एक गांव था, उस गांव में उन्होंने
एक डमी इलेक्शन करवाने की सोची, क्योंकि इस गांव में उनको पता था कि इतने वोट कभी इस पर्टिकुलर पार्टी को, XYZ पार्टी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस गांव में जो एनसीपी शरद पवार गुट के जो कैंडिडेट थे वो जीत चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि वो हारे हैं, वो जीतने के बाद भी बोल रहे हैं कि मुझे इस गांव से इतने कम जो वोट मिले हैं वो नहीं मिल सकते। तो उन्होंने जो वोटिंग रखी, जो बैलेट पेपर रखी, देखिए उसका कोई असर नहीं होने वाला था चुनाव पे, या फिर वो दोबारा से अगर उनको कम वोट मिले तो उनकी जगह सीट जाने वाली तो है थी नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अनुमति नहीं दी। क्यों? क्या डर था आपके मन में? ये सब क्यों? ये सब आपने होने दीजिए। दूध का दूध प्रमाण मांगा जा रहा है ना, प्रमाण चाहिए। आज मरकटवाड़ी का उदाहरण राहुल गांधी जी ने देश में दिया है, मतलब संसद में भी दिया है। आज ओम बिरला साहब ने क्या पूछा कि क्या सरकार चुनाव की वो यादी, लिस्ट क्या बोलते हैं, लिस्ट बनाती है क्या? नहीं, वो लिस्ट सरकार बनाती है। देखो, आप दो तरीके से इस वाक्य को ले सकते हैं। लिस्ट सरकार नहीं बनाती, लेकिन वो लिस्ट की वजह से सरकार बनती है और बिगड़ती भी है। जो वो लिस्ट के साथ में खेलना सीख गया, उसको ही सरकार में बैठने का, वही बस सरकार में बैठ सकता है। सबसे पहली बात, मैं आपको और एक उदाहरण महाराष्ट्र का, मुंबई का देना चाहता हूं, जहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक कैंडिडेट ने यह कहा कि मुझे मेरे खुद के एरिया में 2 वोट भी नहीं मिले, 0 वोट, जबकि मेरे घर में 3 वोटर से, जो मैं खुद हूं, मेरी माँ है और मेरी वाइफ है, उन तीनों के भी वोट मुझे नहीं मिले, जबकि 0 वोट दिखाए गए। ये तो संभव नहीं है। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खेल बना दिया है इलेक्शन प्रोसेस का। आज भी हमने खुद यहाँ पे ठाणे में, मैं खुद ठाणे से हूं, जहां पे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, मैं खुद उनके मतदार संघ से हूं। वहां पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठाणे कोपरी पाचपाखाड़ी के कम से कम 15,000 यादी के नाम ऐसे दिखाए कि ये डुप्लीकेट है, इनको हटाया जाए। किसी में 36 साल की उम्र, किसी में 35 साल की उम्र, लेकिन नाम सेम रहता है, उनका एड्रेस सेम रहता है। सिर्फ उम्र में चेंज करो तो आपकी सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाती। लेकिन एक आदमी, एक नाम, एक एड्रेस, सिर्फ उम्र अलग अलग, दोनों जगह पे वोटिंग हो चुकी है। जब हमने हमारे एजेंट का डेटा चेक किया तो देखा गया कि दोनों जगह पे क्रॉस मार्क किया गया है, मतलब वहां पे वोटिंग हो गई। तो आप मुझे बताइए, इस तरह से 14 हजार लोग अगर डमी खड़े किए जाएंगे वोटिंग के लिए, तो किस तरह से आगे से चुनाव रहेंगे? आज ये बीजेपी के जो भी प्रवक्ता थे, इन्होंने दूरदर्शन का जमाना निकाला। दूरदर्शन के जमाने को छोड़ दीजिए, अभी दुनिया सब कुछ देख रही है। आप दुनिया के सामने ये सब कुछ आ रहा है, प्रूफ आ रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, लिस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता जब तक बैलेट पे वोटिंग नहीं होगी तब तक इस देश से भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। ये मैं बोल देता हूँ। अनीश जी, चलिए वापस आऊंगी। सैयद मोहम्मद तकी जी, सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सैयद मोहम्मद तकी जी, ये सेम कंप्लेन या कह लीजिए ये पूरा मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखा। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया थी। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे, आतिशी भी कह रही थी कि 10-10 हजार का डिफरेंस दिख रहा है, 5-5 हजार का डिफरेंस दिख रहा है, कैसे ये तमाम चीजें आ रही हैं। बाकायदा लिस्ट लेकर सारी चीजों को रख रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। जो रिजल्ट आना था, जैसा आना था, देखिए वो सारी चीजें हो गई। लेकिन ये एक बहुत चिंता का विषय है। अभी मुझे सब लोगों को सुन के ऐसा लग रहा है, गंभीर विषय भी है, चिंता का विषय भी है। यदि ऐसे ही चलेगा तो हम किस पर विश्वास करेंगे और किस पर नहीं? देखिए, हम लोग एक ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं, एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां दुनिया बहुत सिमट के छुट्टी हो गई है। और अभी आपने देखा, बीडेम जो इंस्टीट्यूट है, इसकी रिपोर्ट आई 2024 की, वो कह रही है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है और वहां पे एक ऑटोक्रेसी हो गई है और एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ गई है। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से एक यहाँ पे हम रूल आ गया है, तानाशाही आ गई है और वहां पे लगातार एक ही व्यक्ति की पार्टी जीत रही है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दुनिया के सामने कहा कि हमने मोदी की और इंडिया की पोल खोल दी है। जब ने पोल खोल दी तो उन्होंने हमारे पर जो सैंक्शन लगाए थे, जो हमारे पर टैरिफ लगाए थे, वो टैरिफ कम कर दिए, वो डर गए हमसे। तो इस तरह की बातें जब इंटरनेशनल मंच पे होने लगी, इसका मतलब ये है कि जो बात कही जा रही है वो सही कही जा रही है। और जो भी पार्टी ये सब कर रही है वो अपने ही लोगों को तो बेवकूफ बना रही है, अपने ही लोगों को तो नुकसान पहुंचा रही है। बाहर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं,
वहां जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपकी बार ट्रंप सरकार कहा था, उस डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी की, मोदी जी की जो कार्यगुजारी कर रहे हैं उसकी पोल खोल दी। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत भयंकर खतरा सामने आ गया है। और निर्वाचन आयोग कह तो रहा है, हमने अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट दिखाई, संजय सिंह ने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हमने सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ दिखाया और किस तरह से बीजेपी कर रही है। कहा झोपड़ियों में लोग चले गए, उनको वोट डालने के लिए लोगों के उंगलियों पे निशान तक लगा दिए, और कैसे अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के वोट कम किए, हमने सबूत दिए। चुनाव आयोग सिर्फ दिलासा की तरह कार्रवाई करेगा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार मामला सामने आ रहा है, दिखाया जा रहा है किस तरह से इलेक्टोरल लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, ठीक है, नंबर से वोट मतलब जितने लोग नंबर दिए जा रहे हैं, वो उसके बाद भी चुनाव करें गलती हो गई हमसे, जब पकड़ा जाता है गलती हो, कैसे गलती हो गई। आप एक देश की बहुत ही गंभीर, एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है, आपके ऊपर देश का भविष्य है, आपके ऊपर डेमोक्रेसी की, आप करें गलती हो गई, और गलती हुई तो बीजेपी के पक्ष में कैसे हो गई, गलती किसी और के पक्ष में हो सकती ना, कोई कांग्रेस की लिस्ट में गड़बड़ी हो जाती या कहीं और गड़बड़ी हो जाती, जो भी गड़बड़ी हो रही बीजेपी की फेवर में हो रही है। जब भी ईवीएम से नकली वोट जाता है, गलती के वोट जाता है, तो बीजेपी भी जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो देश की जनता बुझे जा रही है, और ये भारत में भी नहीं, अब इंटरनेशनल मंच में इसकी बात होती जा रही है, जो बहुत गंभीर देश के लिए। ठीक है, वापस आऊंगी। इंदुकांत दीक्षित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। इंदुकांत दीक्षित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, देखिए पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये विषय आया है तो पहली बार नहीं आया, इसको लेकर पहले भी बातें उठी हैं। और क्योंकि ये विषय जब आता है कि हम सबूतों के साथ वोटर लिस्ट दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नाम फर्जी हैं, हम कह रहे हैं कि नाम हट गए हैं, अचानक से जुड़ गए हैं, इस तरह की चीजें अमूमन हमने हर इलेक्शन में देखी हैं। आम लोग भी परेशान होते हैं जब वो जाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है और बड़ी एक शिकायत ये है कि जब चुनाव आयोग को कहा जाता है इन तमाम चीजों को देखने के लिए, वहां से भी कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, वो रिस्पॉन्ड नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। तो यहाँ इसके लिए मुख्य रूप से किसको जिम्मेदार माने? भाई एक जिम्मेदारी चलिए मान लिया कि प्रशासन है, देख लिया एजेंट्स होते हैं, हो गया घालमेल, एक एग्जांपल दे रही हूं, मान लीजिए हो गया। लेकिन यदि राजनीतिक दल उसको सामने रख रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं, तो चुनाव आयोग क्या नहीं देख सकता? ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो मुख्य रूप से जिम्मेदार अब माना किसको जाए? जी नमस्कार राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। हमारे जितने भी को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे सवाल का जवाब में ये मैं कहना चाहता हूं कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान दत्त शक्तियां हैं, उसके हिसाब से इन चीजों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार चुनाव आयोग है, और कहीं से भी इसमें कोई शक शुबहा नहीं होना चाहिए कि इस तरह की शिकायतें अगर आ रही हैं, या इवन राहुल गांधी जी ने इस ढंग की चर्चा की है कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया जाना चाहिए कि आखिरकार इस ढंग की अगर गड़बड़ियां हो रही हैं या अलेज्ड गड़बड़ियां हैं तो कैसे हो रही हैं, और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था का निर्माण किया जाए। इसमें कहीं किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, जो प्रदीप जैन जी कह रहे थे कि इसमें हाउस के जो लीडर हैं, जो सभापति हैं या लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनको तय करना है। ये देखिए, ये बातें एकेडमिक हिसाब से आप कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स दीज थिंग्स। वही एजेंडा लेके आती है और उसके हिसाब से सदन चलता है। एजेंडा जो तय होता है वो सहमति और अंतिम तौर पर उसको तय करता है हाउस का जो सभापति या अध्यक्ष होता है, लेकिन उसके पूरे कार्यभार और चीजों को तैयार करने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होता है। तो अगर सरकार चाहे कि हाँ इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करनी है तो कोई रोक नहीं सकता है, और निश्चित तौर पे इतने संशय के बादल अगर हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और लोकतंत्र के हित पे इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि स्वयं जब प्रधानमंत्री और देश के तमाम जिम्मेदार लोग, इवन इलेक्शन कमिश्नर जो राजीव जी थे, जिनको तमाम शब्द अपशब्द भी विपक्ष कहता है, हमारे पैनल में भी कई लोग कई बातें कह रहे थे, तो वो भी जब कहते हैं कि नहीं चीजें सब चल रही है ट्रांसपेरेंटली और सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं और हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स भी पेश करते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? वेयर इज द ग्रे एरिया? कहाँ जांच करने की जरूरत है? और उसके ऊपर सबसे सॉवरेन पार्लियामेंट है,
और बिल्कुल सही जगह यह मुद्दा उठा है जिस पर निष्पक्ष भाव से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं राखी जी, आपकी अनुमति से। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठाए पैनल में लोगों ने। इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है इस पे सवाल उठाए। राजीव जी जो अभी इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हुए, उनके ऊपर तो व्यक्तिगत लांछन लगाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि 1950 में जब इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता था, कितने सदस्यीय था। 1990 में जब इसका अमेंडमेंट आया था और 1989 में राकेश जी आपको बताऊं कि 3 सदस्यीय बनाया गया था, लेकिन अक्टूबर 1990 में उसको इमीडिएट विड्रॉ करके फिर उसको 1 सदस्यीय बना दिया गया। और अभी इतनी चीजें लांछन और इतनी महिमा मंडन चीजों का किया जा रहा था। मैं बिना नाम लिए कहना चाहता हूं कि इतनी अच्छी बातें टीएन सेशन के बारे में कही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता प्रबल जी ने, लेकिन जब टीएन सेशन अपने फुल फ्लेजेड पावर के साथ काम कर रहे थे तो कितना दर्द पॉलिटिशियंस का था, आपको भी याद होगा। और इतना दर्द हुआ कि 1993 में उनके पावर को कर्टेल करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर को जबरदस्ती अपॉइंट किया गया, जो 1990 में 89 में अपॉइंट किया गया, 3 सदस्यीय बनाया गया। 1990 में विड्रॉ करके तुरंत 6 महीने के अंदर उसको फिर 1 सदस्यीय बनाया गया। और टीएन सेशन के काम, जिसके बाद देश के बच्चे बच्चे को पता चला कि इलेक्शन कमीशन किस चिड़िया का नाम होता है, उनके काम काज से नाखुश होकर के तत्कालीन सरकार ने जबरन 2 और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया। और टीएन सेशन ने नाराजगी में बहुत दिनों तक उनसे बात नहीं की, आपको याद होगा। तो बाद में दखलंदाजी से कोर्ट के उनको पावर दिया गया और बैठाया गया और बराबर का पावर दिया गया कि बहुमत से तय होगा। उन 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे लोगों का हुआ था और बाद में उन्हें क्या बनाया गया। किसी को राज्यसभा में भेजा शिवसेना ने टीएन सेशन को, किसी को कांग्रेस ने भेजा, तो उस समय की निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठे और आज ही उठने लगे। इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए हम लोगों को। और जब 1950 से लेकर के और 1990 2014 तक अपॉइंटमेंट होते थे तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से गंगा जल में नहाया धोया था। लेकिन 2014 के बाद जब अपॉइंटमेंट होने लगे और इलेक्शन होने लगे तो सब का सब एकदम गंगा मैली हो गई। इस पे भी विचार करना चाहिए और निष्पक्ष भाव से विचार करना चाहिए। और कभी भी इस पे ट्रांसपेरेंट चर्चा करो, तो सब पे चर्चा करो तो चीजें खुल के आएंगी। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि देखिए, अभी हमारे आपके साथी कह रहे थे और शिवसेना के साथी कह रहे थे कि अब 13 ही कर दिया गया, पिंडदान वगैरह बाकी है। लेकिन एक सवाल उठाया उन्होंने कि लोकसभा के चुनाव में अभी इस ढंग का रिजल्ट था और 6 महीने बाद विधानसभा में ऐसा परिवर्तन हो गया। दिल्ली विधानसभा और पिछली बार के लोकसभा के चुनाव के परिणाम नहीं आते क्या आप लोगों को? लोकसभा में 7 की 7 सीट बीजेपी ले गई और 67 सीटें आपको मिली, तो उस समय 13 ही नहीं किया किसी ने। तो इस तरह की अगर एक तरफा चर्चा करेंगे और एक तरफा विचार करेंगे तब निष्पक्ष चर्चा नहीं होगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चर्चा निष्पक्ष होनी चाहिए और निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह के संशय से दूर होने के लिए चीफ जस्टिस हर जगह हो। चीफ जस्टिस ने सेल्फ अपॉइंट कर दिया। दुनिया में राखी जी कहीं भी जजेस अपने आप को नहीं अपॉइंट करते हैं सिवाय भारत के। ठीक है, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक प्रॉपर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो निष्पक्ष हो, विपक्ष के साथ चर्चा करके आखिरकार मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी और उसको आम सहमति से लोगों ने पास किया। ठीक है, जब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना के उसको उड़ा दिया तो विपक्ष सरकार के पीछे लग गई। तो बजाय इसके कि संसद अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए जुडिशरी के प्रॉपर अपॉइंटमेंट का, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट का एक व्यवस्था बनाए। आखिरकार जज 330 परिवार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे जज आजादी के बाद आज तक बने। क्या उसमें भाई भतीजावाद नहीं है? अब उनसे किस न्याय की बात करेंगे? वो लेक्चर देते हैं, कम से कम पॉलिटिशियन बेचारे तो चुन के आते हैं 5 साल पे। जजेस की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? रोकूंगी सर मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी वापस से बहुत जल्दी आने की। बहुत सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, इसका समाधान कैसे निकलेगा? चर्चा वहीं की आ रही है, पिछले कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, प्रेजेंट के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। चर्चा ये है कि आखिरकार ये जो समस्याएं आ रही हैं,
इसका एक हल निकलना है, सरकार को देखना है, प्रशासन को देखना है, चुनाव आयोग तक चीजें जाएंगी, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक सवाल लग जाता है तो उससे उसकी राह नहीं दिखती। कैसे आप इसका क्या हल निकलता देखते हैं? देखिए राखी जी, मुद्दा तो बहुत एक तरह से आज की डेट में बड़ा प्रासंगिक है और सबसे बड़ी बात आप समझिए, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि उसको निष्पक्ष चुनाव कराए, वोटर लिस्ट जो है उसको प्रॉपरली ये करे। कहीं मतलब पूरे देश में आप देखिए, हमने कई जगहों पर देखा कि लोग पंचायत में चुनाव में वोट करके आते हैं और इसके बाद जो दूसरे चुनाव में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता। फिर कभी कभी होता है कि विधानसभा में वोट करते हैं, इसके बाद लोकसभा में नाम नहीं होता। उसका कारण ये नहीं है कि कोई सरकार जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी सीधे सीधे चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग को इस पर बहुत सख्त होना पड़ेगा। हाँ, ये बात जो है, जो सरकारी मशीनरी लगी हुई है, वो सरकार जो लोग जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनको कम से कम जो BLOs हैं और तमाम हैं, इनको जो है पूरी सूची का एक तरह से ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका निराकरण करना चाहिए। जाते हैं BLOs जाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर, अब देखिए ये तो पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप ये अलग है कि किन्होंने सूची से नाम कटवा रही है सरकार या फिर जोड़ रही है, इस तरह की बातें तो आती हैं। आप दिल्ली विधानसभा चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, अन्य जगहों का देख लीजिए, और आज भी वही सवाल है कि विपक्ष का ये मानना है कि वोटर लिस्ट में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है या लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि चूँकि ये जो है संसद में ये बात उठाई गई है और किसी चीज़ का निराकरण, आप समाधान की बात करेंगे तो वहाँ से ही समाधान निकल सकता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई जरूर है, लेकिन उसके पीछे सरकार भी। देखिए, मतदाता सबसे मूल्यवान है। आप ये देखिए, जिसके दम पे लोग चुन करके संसद में पहुंचते हैं, अगर उनकी लिस्ट में ही गड़बड़ी हो या कहीं कुछ हो, तो ये ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बड़ा ही नीट एंड क्लीन चुनाव होता है। निश्चित रूप से बहुत सारे वोटर्स में गड़बड़ी आती है। मैंने कई पोलिंग बूथ पर भी देखा कि लोग अपना जो वोटर ID लेके आते हैं, लेकिन उनका वहाँ नाम नहीं है। अब इसका निराकरण कौन करेगा? ये तो चुनाव आयोग के हवाले है ना। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा की ज़रूरत है। इतना देखिए, ये पूरे लोक महत्व का एक तरह से मुद्दा है और यहाँ के वोटर्स जिनका वोटिंग राइट है, जो जिसके दम पर जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, उसको अगर सही तरीके से नहीं चुनाव आयोग करवा पाए तो जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी। अब जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, विपक्ष का क्या कहना है चुनाव आयोग के बारे में या सत्ता पक्ष किस तरह से बात करती है, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। अपने अपने सुविधा के हिसाब से लोग बयानबाजी करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये सारी गड़बड़ियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इस पर पूरी मुस्तैदी के साथ संसद में बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, ठीक है, अब वो सभापति का अधिकार है कि उसको ग्राह्य करे या अग्राह्य करे, लेकिन सवाल है कि सभापति भी ये जानते हैं कि वो भी चुन करके आए हैं। तो जो चुन करके लोग आते हैं, जनता जिन्हें चुनती है, जिनको वोटिंग राइट नहीं मिल पाता है, वहाँ जो है एक तरह से निराशा होती है और उस निराशा को दूर करने की ज़रूरत है ताकि लोकतंत्र में लोगों को बराबर विश्वास बना रहे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर वोटर लिस्ट से नाम कट गया, कहीं जुड़ गया। अब आप ये बताइए कि एक जगह पर कहीं नाम है और पता चला नई वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, तो ये जो है छानबीन करने की जिम्मेदारी कहाँ है? जहाँ पर आप वोटर हैं पहले वहाँ से वो ले आई, NOC ले आई, तब तो नाम जुड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही कहीं चुनाव आता है, जो भी BLO हैं, तमाम लोग हैं, अब किनके प्रभाव में ये नाम जोड़े जाते हैं, इस मुद्दे पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर अगर चर्चा होती है संसद में तो निश्चित रूप से एक कोई न कोई सार्थक, जो आप समाधान की बात कर रही हैं, वो समाधान निकल के सामने आएगा। बिल्कुल। कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी बोलिए, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मेरी आवाज राखी जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। राखी जी, अभी मैं ये कार्यक्रम पूरा चल रहा था, मैं देख रहा था, तो मैं साथ में एक दूसरे फोन पे भी थोड़ा कुछ कंटेंट खोजता रहता हूँ। अभी क्या है कि ये तो बढ़िया हो, तेलंगाना का चुनाव हो गया और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बदल गई। ये कुछ लोगों को हास्यास्पद लगेगा, लेकिन तेलंगाना विधान परिषद में जो चुनाव हुआ था वो बैलेट पेपर पे हुआ और कांग्रेस ने EVM को कोसना छोड़ करके चुनाव आयोग को, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इनकी रणनीति अभी 1-2 दिन में सदन सत्र चलने से 1-2 दिन पहले ये बनी है कि आप चुनाव आयोग को कोसना है या कुछ और बहाना बनाना है। EVM में जब प्रॉब्लम होती थी कहते थे कि वापस हमें बैलेट पेपर पे चुनाव कराना है, बैलेट पेपर पे चुनाव कराना है। हो सकता है मेरी आवाज ठीक ना पहुंच रही हो, लेकिन मैं एक बड़ी दावे के साथ बात कर सकता हूं कि ये केवल स्टंट मात्र है विपक्ष का।
क्रोनोलॉजी आप समझेंगे तेलंगाना अभी कांग्रेस 2 पक्ष ही हुए उनको वहां पे शासन करते हुए और विधान परिषद में उनकी हार को देखते हुए ये पूरी स्क्रिप्ट चेंज हुई है। इसके आगे मुझे नहीं कहना है, इस पे अगर पूरा अगला प्रोग्राम होगा तो उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस बात को जुड़ना नहीं जा सकता। इन्हें थोड़ा चंडीगढ़ याद दिला दीजिए, इन्हें चंडीगढ़ की याद दिला दीजिए राखी जी प्लीज। थोड़ा चंडीगढ़ में क्या हुआ था, नगर निगम परिषद के इलेक्शंस में क्या हुआ था, जरा इनको याद दिला दीजिए। ये तेलंगाना तक पहुंच गए, इनको जरा चंडीगढ़ याद आना चाहिए। आप तो बैलेट तक नहीं छोड़े, बैलेट पे भी आपने किए हैं, बैलेट पे भी आपने जाके वहां पे वो ऑन कैमरा किया है। वो शुक्र है वो सीसीटीवी कैमरे के, जिसकी वजह से वो धांधली पकड़ी गई। आप क्या बात करोगे, भारतीय जनता पार्टी को इस सब मामले में छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी अगर बात पूरी निकली तो। मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी अपनी बात रखिएगा। अनीस जी, जब अस्तित्व लड़ाई हो रही होती हो तो कोई भी दाव स्वीकार होता है। आप जो अस्तित्व की लड़ाई वहां लड़ रहे हैं, जो आपका आधार था वो समाप्त हो चुका है। आपको बहुत शुभकामनाएं बीएमसी के इलेक्शंस के लिए, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि आप कहां थे। आप व्यक्तिगत तौर पे नहीं, शिवसेना यूटीवी कहां थे और कहां आ गए। तो जब अस्तित्व खतरे में आता है तो आप किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, भारतीय संविधान आपको ये इजाजत देता है। तो आपके आरोप जनता समझ रही है किस ठीक है, लेकिन प्रदीप जी हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि आरोप सही है कि गलत है। जो दुनिया ने, देश ने देखा उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि लाइन उसी से जुड़ी हुई है। इसलिए उसमें राखी जी, न्यायालय ने उसमें क्या फैसला दिया? उस चंडीगढ़ के प्रकरण के बाद न्यायालय का इंटरवेंशन था कि नहीं था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके पास है कि नहीं है? आप उसका बात कर रहे हैं, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। तो आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते? और न्यायालय जब चुनाव आयोग को देता है और चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या ईवीएम ले आके रखता है, तो फिर आप लोग क्यों हिट एंड रन क्यों कर जाते हो? आप कहां भाग जाते हो? प्रदीप जी 1 सेकंड रुकेगा। अनीश जी बस 1 सेकंड, इसके बाद मैं आ रही हूं। सैयद मोहम्मद तकी जी मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे आप, प्लीज बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज हाँ अभी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ इससे पहले भी आबादी कांग्रेस चुनाव जीती और अच्छा चुनाव जीती दिल्ली, लेकिन उस वक्त इस तरह के सवाल किसी ने नहीं उठाए थे। बीजेपी ने क्यों नहीं सवाल उठाए इस तरह से? क्या आम आदमी पार्टी के विभाजित नहीं थी? क्या इस तरह के सवाल उठे थे? ये जो बेतुकी बातें कर रहे राजनीतिक विशेषज्ञ, ये बेतुकापन है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं बेसर पैर की बातों को। और दूसरी बात, जब आम आदमी पार्टी लड़ी थी तब सवाल उठे थे कि आखिरी बार जब लास्ट रन के जो वोट पड़े थे उसका इलेक्शन कमीशन ने वोट परसेंट नहीं बताया था और लगातार सबूतों के साथ बात की गई। अगर हम गलत तरीके से चुनाव जीते तो हम वो चुनाव नहीं ले जाते। हम चाहते हैं एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव जीते जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ जीते जाते हैं। हमें ऐसी जीतनी स्वीकार है और हमें ऐसी जीतनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और हर व्यक्ति आश्वस्त होना चाहिए जो जीता वो सही जीता है। और समाज हमेशा बीजेपी भी क्यों उठते? जहां भी चुनाव गलत होता है, गलत वोट जो है बीजेपी क्यों पड़ते हैं? ईवीएम में गड़बड़ी बीजेपी के फेवर में क्यों होती है? कभी कांग्रेस के वोट नहीं पड़ते, कभी और किसी पार्टी के वोट नहीं पड़ते। कई बार देखा है और बाबा पूछा है तो, और सारा ठेका बीजेपी के महाराष्ट्र के साथ हुआ था, जहाँ से आपके गठबंधन की सरकार है। 10 गलत चुनाव में पर्दा नहीं डाल सकते। जहां अगर आपने एक एग्जाम्पल देके 10 जो गलत चुनाव हो रहे हैं उसमें आप पर्दा नहीं डाल सकते। अगर झारखंड में चुनाव गलत हुआ तो उसकी भी आप जांच कराइए। अगर आप इस्तीफा दिलवाएंगे आप झारखंड सरकार से इस्तीफा दिलवाएंगे कि उनका चुनाव गलत हुआ था? आपके गठबंधन की सरकार है वहां पे। कर्नाटक की आड़ में आप 10 चुनाव गलत वो सही नहीं साबित कर सकते। जहां जहां चुनाव जांच करिए। मैं पूछता हूँ अगर झारखंड का चुनाव गलत हुआ, तकी जी अगर झारखंड का चुनाव गलत हुआ तो आपकी गठबंधन की सरकार है, क्या सरकार का इस्तीफा दिलाएंगे वहां पे? चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर जीती गई हो, जिसमें जनता का विश्वास हो। ऐसा व्यक्ति है जो जनता के लिए काम करे, कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए काम ना करे, अदानी अंबानी के लिए काम ना करे। कि अदानी को अंबानी को बचाने के लिए मोदी जी ने क्या क्या साइन कर दिया अमेरिका में, अभी तक पता नहीं है। कितने टैक्सेस में रिडक्शन कर दिया, कितना टैक्स कम कर दिया, कोई उसके बाद कोई लिस्ट जारी नहीं की बीजेपी ने अभी तक। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की जो मांग है वो एक ऐसी मांग है, यदि कंटिन्यूसली इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र में हो रहा है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आया, झारखंड चले गए, इस चर्चा में धीरे धीरे यदि बातें आ रही हैं तो उस पर चर्चा हो जाए।
देखिए, चर्चा होगी तभी इसका समाधान निकलेगा, ये तो तय हो चुका है। यदि बात ही नहीं करना चाहेंगे, उस मुद्दे पर आना ही नहीं चाहेंगे, तो ये कंप्लेंट्स ऐसी आती रहेंगी, चीजें आती रहेंगी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। जहां सरकार बन जाएगी वहां चुप बैठ जाइएगा, नहीं बनेगी तो आरोप लगाइएगा। जनता भी एक टाइम के बाद परेशान हो जाएगी सर इन बातों से। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ प्रबल जी बोलिए, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही थी। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा वीडियो ऑन तो करिए। मेरा वीडियो ऑन है, आप लोग ऑफ किया। ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में जिस हिसाब से जो सवाल उठा है, बड़ा बड़ा सवाल है। लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, कि लोकतंत्र बचा कहाँ है। अगर जिस तरीके से चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को, उस हिसाब से तो निष्पक्षता कहीं है ही नहीं ना। जो अच्छा ये बताइए, वोटर लिस्ट की बात अलग कर दीजिए। चुनाव मेरे हिसाब से एक सितंबर को था, मेरे साथ 1 या 3 सितंबर को था हरियाणा में, 1 सितंबर को था, उसको 5 सितंबर कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? 1 अक्टूबर था, उसको 5 अक्टूबर कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आप जब चाहिए तो आप जो है डेट बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे जो कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के मांग के अनुसार कर देंगे। तो सवाल तो ये पैदा कर रहे हैं ना, कंडक्ट जो चुनाव आयोग का है, चुनाव आयुक्त का है, वो है। अगर 2 लोग हैं, एक सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। अगर विपक्ष ने कहा कि हाँ यहाँ पे वोटर लिस्ट में गलती है या वोटर लिस्ट में नाम ओमिट हुआ है, लोग बता रहे, तो उस पर कार्रवाई कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? वोटर लिस्ट जारी कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन मोदी का एजेंट बनकर काम करना है, आरएसएस का एजेंट बनकर काम करना बात अलग है। अगर आपका एजेंडा ही, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आरएसएस एक डीप स्टेट है और उसके अंतर्गत तमाम अधिकारी जो है वो आरएसएस पोषित लोग इस समय बन रहे हैं। और हमें नहीं मालूम कि ज्ञानेश कुमार का क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है, लेकिन राजीव कुमार का तो बैकग्राउंड सबको पता है कि वो आरएसएस से उनका पूरा परिवार जुड़ा रहा, इसीलिए उनको बनाया भी गया। तो और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड के, संभल साइड के, चंदोसी में उनका पूरा परिवार, सरस्वती शिशु मंदिर को फाइनेंस करने वाला उनका परिवार रहा। तो लगातार ऐसे लोगों को अगर आप दे रहे हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवानी है, इनके सरकार बनवानी है, और सरकार बन रही है। दूसरी चीज, जब रिजल्ट घोषित करना होता तो रिजल्ट घोषित नहीं करते। 60 सीटों पर अमित शाह ने फोन किया है डीएमओ को 2024 के लोकसभा इलेक्शन के दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, 60 सीटों पर जाकर बदलाव किया है। मैं नहीं कह रहा, एडीआर भी कह रही। यहाँ 2200 वोट से बांसगांव में सदन प्रसाद जीत गए थे कांग्रेस के, उनको हरा दिया। फतेहपुर में जीत गए थे, हरा दिया। आप क्या है, ये इलाहाबाद के फूलपुर के पास जो सीट थी वहां जीत, हरा दिया। हमारे वासी रेड्डी जीत गए थे, वहां हरा। मतलब हर जगह एक सीट 48 वोटों में रिकाउंटिंग में शिवसेना यूबीटी के व्यक्ति हार गए। आपको मालूम है, 48 वोट, 48 वोट रिकाउंटिंग करके हरा दिया। तो अगर ये सवाल है तो ये सवाल पूछा नहीं जाएगा। अब सवाल लोकतंत्र में नहीं पूछा जाएगा तो सवाल उठेगा कहाँ? अगर सवाल उठाने के बाद अगर आप ये कहें नहीं ये सवाल ठीक नहीं है, ये नहीं गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। चुनाव आयोग को अपने स्टैंडर्ड को सही करना पड़ेगा, चुनाव आयुक्त को भी, क्योंकि आज ये सरकार है, कल ये सरकार चली गई और फिर विपक्ष में आ गए और दूसरी सत्ता ने अगर ऐसे ही काम करना शुरू कर दिया, फिर क्या करेंगे? तो ये ऐसा एक कोई एग्जाम्पल ना बनाओ कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। लोकतंत्र को खत्म ही कर दिया है। और चुनाव आयुक्त से मैं कह रहा हूं कि आपका जो पैसा है, जो आपको जो पैसा मिल रहा है वो जनता का पैसा है, न वो आपको नरेंद्र मोदी पे कर रहे हैं, न हम पे कर रहे हैं, कोई नहीं पे कर रहा, जनता पे कर रही। तो आपकी जो प्रतिबद्धता है, जो आपकी जवाबदेही वो देश की जनता के प्रति है, भारत के संविधान के प्रति है। ठीक है, आप भारत के संविधान के प्रति जो है जवाबदेह हैं। आप नरेंद्र मोदी के प्रति जवाबदेह नहीं, आप आरएसएस के प्रति जवाबदेह नहीं, इस जनता के प्रति जवाबदेह। और देश की जनता का अगर वोट आप काट रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह और लोकतंत्र की हत्या कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए समय किसी में, अनीश जी कुछ कह रहे थे, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो हमारे मित्र है, उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है हमारी। लगता है हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवसेना अपनी अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही। शिवसेना का कभी सत्ता में थे हम, आज देखिए सिर्फ 2.5-3 साल के लिए हम लोग सत्ता में थे, आज तक हम लोग विपक्ष में ही बैठे। सबसे पहली बात, सत्ता में रहना और अपने अस्तित्व, इसका कोई संबंध नहीं है।
आज भी हाँ देखो, भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही हम हमारी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, भाजपा हमें ना सिखाए। वो जनसंघ के टाइम का अगर आप निकालेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन जिनको हमने अपने कंधे पे बड़ा किया है वो ये भारतीय जनता पार्टी है, हमें ना सिखाए। सबसे पहली बात, मैं बहुत वक्त तक चुप रहा इस बात को लेके। 48 जो अभी हमारे मित्र ने उसका जिक्र किया, 48 वोटों से 6 बार को विन घोषित करने के बाद हमारे एक एमपी को पराजित घोषित कर दिया। ये है लोकतंत्र, ये है आप रिकाउंटिंग और उसके बाद बोलेंगे चलो 48 वोटों से एमपी हार जाता है। एमपी ये आज तक कभी नहीं देखा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा है, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट के ऊपर भी बात की है। क्या इस पर हम लोग कभी देखो, अभी उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम उस वोटर लिस्ट के फोटो तक देखेंगे ना कभी आप फोटो, तो आप अपने फोटो तक नहीं पहचान पाएंगे। कोई भी आता है किसी के भी नाम पे आके वोटिंग कर जाता है, सिर्फ जाली बनाया हुआ आईडी कार्ड दिखाया जाता है जिसमें आखिरी के 4 आंकड़े लिखे जाते हैं, आधार कार्ड के 4 आंकड़े, वोटिंग हो गया। आप उसको जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे। अगर आप मांगेंगे सीसीटीवी फुटेज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे या फिर जुडिशियल अथॉरिटी ना कहे हम लोग नहीं देंगे। तो ये कैसे बाहर आएगा? कोई अपने इंडिविजुअल वोट का इतने डिटेल में छानबीन करने के लिए नहीं जाता है। यही बात का फायदा उठा रहा है ये भारतीय जनता पक्ष। और आज छोटे छोटे राज्य देने के और बड़े बड़े राज्यों पे, अभी देखो ना, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आएगा, साथ में एक छोटा राज्य आएगा, साथ में छोटे राज्य में विपक्ष जीत जाएगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पक्ष मार लेगा। इसी तरह से चल रहा है ये साजिश, पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, जिसको हम लोग प्यार से चुनाव आयोग कहते हैं, बहुत प्यार से कहते हैं, उसको चुनाव आयोग ही कहेंगे इसके बाद भी। आज हमारे शिवसेना के केस के साथ क्या किया है ये हम सब देख रहे हैं, पूरा देश अनिश जी, मुझे तो देखिए, क्योंकि समय की सीमा है, जितना इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया मैं इंदुकांत जी आपकी और आरपी श्रीवास्तव जी की, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। इंदुकांत जी, मुझे पूरी चर्चा सुनने के बाद ऐसा लगता है, सभी लोगों के मत को सुनने के बाद, देखिए सरकार की जिम्मेदारी तो है वो करें, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल और आरोप हैं या एक कहते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क जो लग रहा है वो चुनाव आयोग पे लग रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास यदि चीजें जा रही हैं तो उनको देखनी पड़ेगी। नहीं देखेंगे तो हमेशा जो आरोप हर इलेक्शन में लगे हैं कि वो सरकार के कहने पर काम करता है, ये इससे वो खुद की भी छवि खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने राखी जी। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि सवाल अगर उठते हैं, और जो प्रबल जी ने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना पक्ष विपक्ष दोनों का काम है। और जो इस बात पे प्रदीप जी ने कहा कि नहीं, ये सदन के अध्यक्ष तय करेंगे, ये सरकार तय करती है, एजेंडा सभी जानते हैं, अध्यक्ष केवल उसको फैसिलिटेट करते हैं एक्चुअल में। तो ये चर्चा होनी चाहिए और स्पष्ट आना चाहिए चीजें। बस केवल 2 बातें कहना चाहूंगा। वो कह रहे थे, हमारे मित्र तकी साहब की बेसिर पैर की बातें कर रहा था मैं, लेकिन इसी चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में जब चुनाव कराए तो 65% से अधिक वोटिंग हुई और ऐतिहासिक वोटिंग हुई, पूरी दुनिया ने सराहा और सरकार भी बनी इंडिया गठबंधन की। और उसी चुनाव आयोग में वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए, वहां तो नहीं घपला हो पाया, वही वोटिंग मशीन थी, वही मशीनरी, वही चुनाव आयोग था। तो सब चीजों को हॉलिस्टिकली देखना चाहिए, मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला कि ट्रांसपेरेंसी कोर चीज है। ट्रांसपेरेंसी कैसे सुनिश्चित हो, एक दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय उस ट्रांसपेरेंसी के लिए मिलकर काम करना। बिल्कुल। चलिए, समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, इंदुकांत दीक्षित जी ने पूरी बात बता दी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब ये बात सही है। रही बात किस स्टेट में चुनाव का रिजल्ट क्या आता है, कहाँ पर क्या आता है, ये तो अलग बात है। देश में चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक प्रणाली अभी भी भारतवर्ष की मजबूत है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, तमाम चीज़ें आती हैं, इसको चुनाव आयोग को देखना है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक बहस की बात है लोकसभा में, निश्चित रूप से इस मुद्दे पर जिस लोकतंत्र के मंदिर में पूरे लोग चुन करके जाते हैं माननीय लोग, अगर वहाँ पर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कहाँ होगी चर्चा? सड़क और चौराहे पर तो होने से रही। इसलिए ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर चर्चा भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और चुनाव आयोग को जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय तो हो गया। सैयद मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से बोलिएगा सर, समय हो गया। जी, मैं कह रहा हूँ अब ये बात जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच गई है, डेमोक्रेसी की बात, लोकतंत्र की बात। और अगर हम इसको अपने घर में नहीं बात करेंगे तो और पूरे देश की बात पूरे विदेशों में सब जगह होगी।
उससे हमारे देश की साख कम होगी, हमारे देश पे लोगों को विश्वास कम होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा रहा है, वो बाहर लेके जाएगा पैसा अपना, हमारा सेंसेक्स नीचे डूबता जाएगा, लाखों करोड़ रुपए लोगों जो डूब गया है। और जो भी निवेश करने आएगा क्या विश्वास लेके आएगा, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं बची है वहां मेरा पैसा कैसे बचेगा, वहां रिटर्न कैसे मिलेगा। तो बहुत गंभीर, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे बहुत समय देने की जरूरत है और बात करने की जरूरत है इसके ऊपर। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, वोटर लिस्ट पर आर पार है और सवाल है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन। इस पूरी चर्चा के बाद सवाल दोनों तरफ से आए हैं। देखिए, पक्ष विपक्ष तो हैं ही, जो भी होता है, जो भी एजेंट्स हैं, जो भी प्रशासन मशीनरी काम कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। यदि आपके पास कंप्लेन है तो आप देखिए, यदि प्रमाण है तो उस पर कार्रवाई करिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आप पर ऐसे ही आरोप लगते रहेंगे। फिलहाल ये विपक्ष की तरफ से जिस मजबूती के साथ इस मांग को रखा गया है कि चर्चा हो, क्या वो होगी, क्या अगला स्टैंड होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।